A very warm welcome to class 8 students. This is chapter 2, The Sea. Actually, it is a poetry section written by the poet James Reeves. A very interesting poem. Let us start to learn about this poem. The Sea. Have you ever been to a beach? क्या तुम कभी किसी समुद्र के तट पर गए हो? What did you enjoy most about the beach? उस समुद्र के तट पर पहुंचकर तुमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ का किया? ठीक है, Would you like to go there again? क्या तुम फिर से वहाँ जाना चाहोगे? अगर हाँ तो क्यों? तो ये बीच के बारे में है, और बीच के बारे में आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हो? ऑब्वियसली सबका कहना होगा समुंदर की लहरों को। क्या समुंदर की उड़ती हुई इस लहर को काफ़ी लोग पसंद करते हैं ड्यूरिंग एट द टाइम व्हेन दे आर एट द बीच, जब वो समुद्र के तट पर होते हैं। तो क्या खासियत है समुद्र के इस तट पर इस उठने वाली इस लहर के बारे में? कवि साहब जेम्स रिप्स साहब कह रहे हैं, एक्चुअली देयर इज 3 stanza in this poem, and the first stanza the poet is conveying actually comparing the sea with the dog. Actually in the first stanza the poet comparing the sea with a dog. इस समुद्र के इन लहरों को, एक समुद्र को, एक विशाल भूरे रंग के समुद्र को एक भूखे कुत्ते की तरह पोएट साहब कंपेयर कर रहे हैं इन द फर्स्ट स्टैंजा, इन ओवरऑल दिस स्टैंजा। और कह रहे हैं पहले स्टैंजा में कि वो एक भूखे कुत्ते की तरह समुद्र को कंपेयर किए हैं, और सेकंड स्टैंजा में एक प्लेफुल डॉग की तरह, एक खेलते हुए हंसते खेलते हुए कुत्ते की तरह, और एक आखिरी स्टैंजा में शांत, वेरी काल्म, सूदिंग, सेरेन डॉग की भांति, जो कि सोने वाली मुद्रा में चला गया है, जो कि विश्राम को प्रस्थान कर चुका है। आप समझ गए? मतलब फर्स्ट स्टैंजा में बिल्कुल एक चंचल भूखे कुत्ते की तरह समुद्र की तुलना एक बिल्कुल चंचल भूखे कुत्ते से की गई है पोएट साहब के द्वारा, और सेकंड स्टैंजा में पोएट साहब ने समुद्र को एक प्लेफुल डॉग के तरह लिया है, एक खेलते हुए हंसते खेलते हुए कुत्ते की तरह कंपेयर किया है, और एक थर्ड स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में समुद्र को बिल्कुल शांत, सोने वाला, बिना खराटे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल क्वाइट, पीस, काल्म, बिल्कुल आराम, विश्राम अवस्था में पहुंच जाता है जब वो कोई कुत्ता, उससे तुलना किया गया है समुद्र का आखिरी स्टैंजा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सी इज अ हंग्री डॉग। देखिए पोएट जेम्स रिप्स यहाँ कह रहे हैं आपके फर्स्ट स्टैंजा में कि एक समुद्र एक भूखे कुत्ते की तरह होता है, जायंट एंड ग्रे, एक बहुत बड़ा विशाल और बूढ़ा होता है। ही रॉल्स ऑन द बीच ऑल डे, समुद्र के साहिल पर वह पूरा दिन रॉल करते रहता है। बीच का मतलब समुद्र का तट, समुद्री तट पर वह पूरा दिन रॉल्स करते रहता है यूं ही। विथ हिज क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज, hour upon hour he gnaws the rumbling tumbling stones। देखिए, with his clashing teeth and shaggy jaws, hour upon hour he gnaws। clashing teeth मतलब clashing मतलब होता है कि टकराने वाली टीथ, बहुत ही नुकीली दांत, बिल्कुल कुत्ते की तरह नुकीली दांत टकराने वाली किसी भी चीज़ से टकरा सकती है। एंड शैगी जॉज, शैगी का मतलब होता है खुरदर्रे वाला, मतलब खुरदरा जबड़ा, जॉज मीन्स जबड़ा, और शैगी का मतलब होता है खुरदरा। मतलब आपको इन सारे वर्ड्स का मैं मीनिंग्स इमेज अटैचमेंट के साथ लिंक पर भेज दूंगा, क्योंकि किसी भी पोएम के स्टैंजास को समझने से पहले उसमें मौजूद जितने भी वोकैबुलरी हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उस पोएम को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो शैगी का मतलब होता है खुरदर्रे, यानी कि बिगड़े बालों वाला जबड़ा। अब मैं दे दूंगा, आपको लिख कर दे दूंगा, बिगड़े बालों वाला जबड़ा। देख रहे हैं जैसा कि ये जबड़ा है, बिगड़े बालों वाली जबड़ी है, खुरदर्रे वाली जबड़ें और टकराने वाली
वो नुकीली दांत से वह हर घंटे चबाते रहता है। क्या चबाता है? ग्नॉज मीन्स होता है चबाना। क्या चबाता है? रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स एंड बोन्स 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 बोन्स, यानी कि अपने समुंदर अपने गर्भ में जैसे कि समुद्र के गर्भ में काफ़ी पत्थर लुढ़कते रहते हैं। रम्बलिंग मतलब होता है गड़गड़ाना और टम्बलिंग मतलब लुढ़कना। गड़गड़ाने और लुढ़कने वाले पत्थर और साथ ही साथ उसके गर्भ में मौजूद हड्डियाँ को वह हर घंटे चबाता रहता है। अपने खुरदर्रे जबड़ों और टकराने वाली नुकीली दांतों से वह घंटों दर घंटों अपने गर्भ में मौजूद हड्डियों को एवं गड़गड़ाने और लुढ़कने वाली पत्थरों को चबाता रहता है। वो इतना भूखा होता है। आप समझ गए? अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं समुद्र में पत्थर होंगे तो समुद्र की हिलचाल के कारण पत्थर में गड़गड़ाहट तो होगी। समुद्र में मौजूद जो पत्थर हैं और समुद्र की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइड्स वगैरह के दिन जब भी लहर वगैरह उठती हैं समुद्र में, जनरली एक्लिप्स वगैरह जब लगते हैं, चंद्र ग्रहण वगैरह या फिर चंद्र ग्रहण काल में जनरली आप समुद्र में देखोगे बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। उस काल में समुद्र में मौजूद जो पत्थर होते हैं उनमें गड़गड़ाहट एक आवाज़ पैदा होती है, गड़गड़ाने की आवाज़ पैदा होती है। आपस में वो पत्थर टकराते हैं तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और लुढ़कने लगते हैं वे सारे पत्थर लोग। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कवि साहब कि रम्बलिंग टम्बलिंग स्टोन्स, यानी कि रम्बलिंग मतलब गड़गड़ाने और टम्बलिंग मतलब लुढ़कने वाली पत्थरें, समुद्र में पड़ी हुई गड़गड़ाने और लुढ़कने वाली पत्थरें। और साथ ही साथ वो इतनी भूखी होती है, समुद्र एक इतनी भूखे कुत्ते की तरह होती है कि अपने गर्भ में मौजूद जो हड्डियाँ अन्य एक्वाटिक जीवों जो कि मर गए होते हैं, उनकी हड्डियां सरफेस पर मौजूद होती हैं, गहरे तल में मौजूद होती हैं। तो कभी कभार इतनी भूखी होती हैं ये समुंदर, एक इतने भूखे कुत्ते की भांति होती हैं कि जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता है तो अपने ही गहरे तल में मौजूद जो मरे हुए पशुओं पक्षियों की हड्डियां मौजूद होती है उसे ही क्या करने लगते हैं? ग्नॉस करने लग जाते हैं। हर घंटे उसे ही चबाने लग जाना शुरू कर देते हैं। ये कह रहे हैं कवि साहब, समझ गए? नाउ द जायंट सी डॉग मोन्स लिकिंग हिज ग्रेजी पॉज, और वो विशाल समुंदर कुत्ते की तरह विलाप करने लगती है। मॉन्स मतलब विलाप करना, दुख प्रकट करने लगती है, विलाप करने लगती है। क्यों? क्योंकि उसे जब लंबे अरसे तक कुछ खाने को नहीं मिल पाता है तो वो विलाप करने लग जाती हैं। कैसे? लिकिंग हिज ग्रीजी पॉज, अपना ग्रीजी मीन्स होता है चिकनाहट से बड़ा, चिकनाई से सना हुआ चर्बीदार अपना पंजे को, अपने जैसे कि एक कुत्ता को, कोई अत्यंत भूखा कुत्ता को खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वह अपने चिकनाई भरे चर्बीदार पंजों को ही चाटने लगता है और विलाप करता है, जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक बड़ा विशाल समुंदर भी कुत्ते की भांति अत्यंत भूख के अवस्था में अपने ही पंजों को, अपने ही चिकनाई से युक्त पंजों को चाटने लग जाती है। आइए सेकंड स्टैंजा में। एंड व्हेन द नाइट विंड रोअर्स एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, और जब रात्रि घिर जाती है अंधकार के समय, एंड व्हेन द नाइट विंड, और रात्रि की वो हवाएं गरजने लगती हैं, रात्रि के समय जब हवा जोर जोर से गरजने लगती हैं। एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, और मून रॉक्स का कहने का मतलब है कि एक स्पष्ट चंद्रमा का दर्शन होना, चंद्रमा क्लियर अपने पूरे रूप के साथ आपको दर्शन दे रही हो, दैट इज फॉर मून रॉक्स। एंड द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, और उस तूफानी बड़े बादल के बीच मून चंद्रमा दर्शन दे रही होती है। ही बाउंड टू हिज फीट, और वैसे क्लाइमेट में, वैसे कंडीशन में ये है, ही बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ एंड स्नीव्स, मतलब अपने जैसे
एक कुत्ते की तरह जो अपने दोनों पैरों को बांधते हुए एक साथ करते हुए कुत्ता कैसे बैठ जाता है, ठीक उसी प्रकार से उस रात्रि को, उस चंद्रमा युक्त चांदनी भरी रात्रि के समय वह जायंट सी भी अपने घुटनों को, अपने फीट को, अपने पैरों को आपस में जोड़ करके स्नफ और स्निफ करने लग जाते हैं। स्नफ का मतलब होता है ही बाउंस, मतलब होता है झुकना पैरों के समक्ष, अपने पैरों के समक्ष झुक करके। जैसे कि रात्रि को आप क्या देखते हो, कुत्ते लोग जागते हैं और जांच शुरू करते हैं, जांच और पड़ताल शुरू कर देते हैं। रात्रि को इधर उधर भटक करके, कभी कभार अपने पैरों तले झुक करके अपना भोजन सर्च आउट करने लगते हैं, जांच करने लग जाते हैं, सूंघ करके। स्नफ का मतलब होता है सूंघना, और स्नफ और स्निफ का मतलब यही होता है सूंघना, सूंघ करके सूंघना, डेट को स्निफ। और स्नफ का मतलब होता है पता करना, जांच करना कि क्या कोई खाना यहाँ रात्रि के अंधेरे में कहीं पड़ा है क्या, ठीक है। तो he bounds to his feet and snuff and sniffs, वह अपने पैरों तले झुक जाते हैं और ये पता करने के लिए कि क्या कोई भोजन पड़ा है, सूंघ करके ये पता करते हैं कि क्या आसपास कोई भोजन मौजूद है। आप समझ गए। शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लीव्स, और ठीक बिल्कुल उसी तरह उसी कुत्ते की ही भांति यह बड़ा विशाल समुंदर भी अपने फीट उस चांदनी रात्रि के समय अपने पैरों तले झुक करके जांच करने लगती है कि क्या कोई भोजन, सूंघने लगती हैं, जांच करने लगती हैं, पता करने लग जाती हैं। शेकिंग हिज वेट साइड, अपने भीगे हुए हिस्सों को। क्लिफ का मतलब होता है खड़ी चट्टानों, और खड़ी चट्टानों के पास जाकर के अपनी भीगी हुई हिस्सों को वो झाड़ती हैं। कौन? ये विशाल जायंट, विशाल समुंदर। एक कुत्ते की, मान लो जैसे कि कोई कुत्ते की शरीर, कुत्ते का अंग, पूरा बदन भीग चुका हो और वह अपने आप को किस प्रकार भीगने के बाद पूरा झाड़ने लगता है, ठीक उसी प्रकार से समुंदर भी अपने भीगे हुए हिस्सों को एक खड़ी चट्टानों के पास जाकर के झाड़ने लग जाता है, ठीक है। क्लिफ्स मतलब बड़ी खड़ी चट्टानें। एंड हॉल्स एंड हॉलोज लॉन्ग एंड लाउड, एंड हॉल्स मीन्स गरजना या फिर चीखना, और फिर चीखना जोर जोर से नाम पुकारते हुए। हॉलोज मतलब किसी को संबोधित करते हुए चीखना चिल्लाना, और फिर किसी को ऊंची आवाज में संबोधित करते हुए चीखने और चिल्लाने लग जाती है ये समुंदर, ये विशाल समुंदर, ये जायंट सी। आगे बढ़ते हैं आवर लास्ट स्टेंजर। बट ऑन क्विट डेज इन मई और जून के शांत दिनों में, अर्थात गर्मी के दिनों में, जब कोई भंवर नहीं होती है समुद्र में, बिल्कुल शांत अवस्था में। When even the grasses on the dune play no more their reedy tune. Dune का मतलब होता है टीलें, कि बालू, किनारे पर बालू का टीला होता है, उसे ड्यून कहते हैं। तो बालू के टीले पर मौजूद जितने भी घासें होते हैं, रेतीले बालू पर जितने भी घासें होती हैं, वो भी अपने आवाज़ों को नहीं जिस वक़्त बिखेरती हैं, वैसे शांत दिनों की बात कर रहे हैं कवि साहब। मई और जून के वैसे शांत दिनों में जब रेतीले बालू पर मौजूद घासें भी अपने पतली आवाज़ों को, इवन की पतली आवाज़ों को भी वो प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ऐसे शांत दिनों में। With his head between his paws he lies on the sandy shores. ऐसे शांत दिनों में समुंदर ये क्या करता है, ये जायंट सी क्या करता है, अपने हेड को, अपने पाव्स, बिटवीन हिज पाव्स, एक कुत्ते की तरह, जिस प्रकार एक कुत्ता अपने पंजों के बीच में अपने मस्तक को रख लेता है और विश्राम अवस्था में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह